बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 फ़िज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अ कंपैरिजन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, मैट्रिक में भी आपने इसको स्टडी किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F=G m1m2/r²। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने इस चैप्टर में पढ़ी है, उसका फार्मूला है F=Q1Q2/4πε0r²। इनका आपने कंपैरिजन देखना है कि इनमें सेम क्या है और डिफरेंसेस क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। इलेक्ट्रिक फोर्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है 1/4πε0, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी g है। दोनों फोर्सेस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये इनकी एक सिमिलैरिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। अगर चार्जेस सेम होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उनकी फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर चार्जेस अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनकी फोर्स अट्रैक्टिव होगी। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, लेकिन इसका फील्ड वास्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका फील्ड जहाँ तक चार्जेस का इफ़ेक्ट है वहाँ तक ही होता है। कुछ शॉर्ट है, मज़ीद आप इसको रीड आउट करें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। और एक और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है। रीडिंग भी इसकी मैं कर देती हूँ। As you know that gravitational force is a conservative force, that is work done in such a field is independent of path। एक और इनकी सिमिलैरिटी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। इसी तरह अगर हम कूलम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करें तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें भी वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F=Q1Q2/4πε0r² is similar in form to the gravitational force between the 2 point masses F=G m1m2/r². Both forces vary inversely with the square of the distance between the two charges or the two masses. However, the value of gravitational constant G is very small as compared to electrical constant 1/4πε0. It's because of this fact that the gravitational force is a weak force as compared to electrostatic force. As regards their qualitative aspect, the electrostatic force would be attractive or repulsive, while on the other hand gravitational force is only attractive. Another difference to be noted is that the electrostatic force is medium dependent and can be shielded, while gravitational force lacks this property. इसके बाद हमारा जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, और ये इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। R.A. मिलीकन एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली फिजिस्ट। उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड आउट किया। जो उनका इस प्रोसेस के लिए प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स उन्होंने यूज़ किया था, उसमें दो पैरेलल प्लेट्स ली उन्होंने, जिनके दरमियान डिस्टेंस d था, जिसे हम सेपरेशन कहते हैं। जो अपर प्लेट थी
उसमें एक छोटा सा होल बना दिया और इस स्कीम को एक कंटेनर में बंद कर दिया और दोनों जो कंटेनर था उसकी दोनों साइड पे विंडो रखी। एक तरफ से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट एंटर होगी और प्लेट्स को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यानी वोल्टेज सप्लाई दे दी। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया और एक को नेगेटिव से। जिसको पॉजिटिव एंड से जोड़ा वो पॉजिटिव होगी, उसको हम एनोड कह देते हैं, और जो नेगेटिव एंड से जिसको जोड़ा वो कैथोड होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। और इस तरह से एक एटोमाइज़र होगा जिससे हम ऑयल ड्रॉप्स जिस पे हमने चार्ज फाइंड आउट करना है वो उससे स्प्रे करेंगे, जिस तरह से स्प्रे होता है, और वो बहुत बारीक कतरों की फॉर्म में स्प्रे करेंगे और जो अपर प्लेट में एक होल होगा उससे वो पास करेंगे और सोर्स ऑफ लाइट फॉल करेगा प्लेट्स के दरमियान में। फिर हम उस ड्रॉप को ऑब्ज़र्व करेंगे। इस वक्त ड्रॉप पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी जो W = mg, जिसको हम उसका वेट भी कहते हैं डाउनवर्ड, और दूसरी इस पे चूँकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी। जिस वक्त ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी उस वक्त ड्रॉप रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। तो हम फिर सोर्स ऑफ लाइट से उस पर लाइट फॉल करेंगे और किसी भी माइक्रोस्कोप से उसकी पिक्चर ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी और इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो QE के इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल होगी, जो उसका वेट भी हम कहते हैं। यहाँ से हम चार्ज Q कैलकुलेट करेंगे और फिर स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हुए टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे। वहाँ से रेडियस कैलकुलेट करके मैस के फार्मूले में हम Q सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइनली चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। In 1909, R.A. Millikan devised a technique that resulted in precise measurement of the charge on an electron. A schematic diagram of Millikan's oil drop experiment is shown in figure 12.23a. Two parallel plates PP- are placed inside a container C. To avoid disturbance due to air currents, the separation between the plates is d. The upper plate P has a small hole H as shown in figure. A voltage V is applied to the plates due to which the electric field E is set up between the plates. The magnitude of its value is E = V/d. पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है वो फार्मूला E = V/d है। An atomizer E is used for spraying oil drops into the container through a nozzle. The oil drops get charged because of friction between walls of the atomizer and oil drops. These oil drops are very small and are actually in the form of mist. Some of these drops happen to pass through the hole in upper plate. The space between the plates is illuminated by light coming from the sources through the lens L and window W1. The path of the motion of these drops can be carefully observed by a microscope M. A given droplet between the two plates would be suspended in air if the gravitational force Fg = mg acting on to the drop is equal to the electric force Fe = QE as shown in figure 12.23b. The Fe can be adjusted equal to Fg by adjusting the voltage. In this case we can write Fe = Fg. It means QE will be equal to mg. If V is the value of the potential difference between the plates for this setting, then E is equal to V/d. We may write Q V/d. यानी इक्वेशन जो हमने लिखी है QE = mg, इसमें E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो Q V/d = mg। तो सारे फैक्टर्स को एक तरफ करके Q को हम निकालें क्योंकि हमने चार्ज फाइंड आउट करना है। Q will be equal to mg/d/v in order to determine the mass of the droplet. अब इसमें G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आपको पता है इसकी वैल्यू। D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, वो आपने खुद एडजस्ट की है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी आपको पता है। अब इसमें मैस नहीं हमें मालूम, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर स्टोक्स लॉ यूज़ करना है और टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले से होते हुए, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो, उसी की रेपिटेशन है।
In order to determine the mass of the droplet, the electric field between the plates is switched off. The droplet fall under the action of gravity through air. It attains terminal velocity Vt almost at the instant of the electric field is switched off. Its terminal speed Vt is determined by timing the fall of the droplet over a measured distance. Since the drag force F due to air acting upon the droplet when it is falling with constant terminal speed is equal to its weight. Hence, using Stokes' law, F is equal to 6 pi eta r Vt and substituting it equal to its weight mg, where r is the radius of the droplet and eta is the coefficient of viscosity for air. If rho is the density of the droplet, then mass for the spherical droplet m will be equal to 4/3 pi r cube rho. तो अब इसमें इसको हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। ऊपर वाले फार्मूले में हमने मैस की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ से हम आर स्क्वेयर कैलकुलेट अलग कर लेंगे। आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। नोइंग द वैल्यू ऑफ आर द मैस कैन बी कैलकुलेटेड। अब आर की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 12.45 में, तो यहाँ से मैस आ जाएगा। मैस कैलकुलेट करके उसको इक्वेशन 12.44 में लगाएंगे तो चार्ज आ जाएगा ड्रॉपलेट पे। नोइंग द वैल्यू ऑफ आर द मैस एम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 12.45। This value of mass m is substituted in equation 12.44 to get the value of the charge q on the droplet. Millikan measured the charge on many drops and found that each charge was an integral multiple of a minimum value of charge equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. He therefore concluded that this minimum value of the charge is the charge on an electron. जो पहले हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पढ़ी थी, अब मिलिकन ने हमें कैलकुलेट करके बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 12.5, आपने इसे सॉल्व करना है। ये कल आपकी असाइनमेंट है और ये चेक भी करवाना है। बिल्कुल आसान और सिंपल है। यही फॉर्मूला इसमें यूज़ होना है, Q इज़ इक्वल टू mg/d/v, और आपने चार्ज कैलकुलेट करके ये फार्मूला आपकी, ये न्यूमेरिकल आपकी असाइनमेंट है, इसे आपने करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।